वेलकम बैक रेजिडेंट्स 71वें वीडियो के साथ में अब हमने पढ़ेंगे वसा अवशोषण की प्रक्रिया। अब तक हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अवशोषण की प्रक्रिया पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे वसा अवशोषण की प्रक्रिया। ध्यान देना, आपको डायग्राम दिखा रखा है। ये एक कोशिका है, जंतु कोशिका। इसमें ये होते हैं सूक्ष्मांकुर, ध्यान देना। और ध्यान देना, मोनोग्लिसराइड और वसा का अवशोषण। ध्यान देना, वसा का अवशोषण वसीय अम्लों, वसा का अवशोषण वसीय अम्लों, मोनोग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा लसिका में होता है। तो ध्यान देना, जो ये वसीय अम्ल है और ये मोनोग्लिसराइड्स हैं, यहाँ पर ये सूक्ष्मांकुर की सहायता से कहाँ पहुँचेंगे? कोशिका में, जंतु कोशिका में। और जंतु कोशिका में जो कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका या अंतःद्रव्य जालिका। दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह आपको चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका दिखाई गई है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए खुरदरी होती है। अब देखिएगा, वसा है, वसा अणु को एक ग्रहण करेगा तो ये जो मिसेल बनाते हैं, इसमें बीच में क्या पाए जाते हैं? वसीय अम्ल पाए जाते हैं। बाकी जो ये इसमें प्रवेश कर जाएंगे और क्या बनाएंगे? ये प्रोटीन द्वारा ग्रसित हो जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण होता है, काइलोमाइक्रोन का निर्माण करेंगे और काइलोमाइक्रोन बहिर्कोशिकापन द्वारा कहाँ पहुँच जाएंगे? लसिका में। तो ध्यान देना, कहने का मतलब ये है कि वसा अवशोषण की प्रक्रिया वसीय अम्लों, मोनोग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के रूप में कहाँ होती है? लसिका में होती है। तो देखिएगा, वसा का अवशोषण, वसा का अवशोषण कहाँ होता है? वसा का अवशोषण वसीय अम्लों, वसा का अवशोषण वसीय अम्लों, इनका हम वसीय अम्ल भी कर सकते हैं, वसीय अम्ल, वसीय अम्लों, मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के रूप में कहाँ होता है? लसिका में होता है। कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा, कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा लसिका में होता है। कहाँ होता है? लसिका में होता है। तो ये मेन चीज़ है। कौन सी क्रिया के द्वारा? विसरण द्वारा। सबसे पहले वसा का अवशोषण किस रूप में होता है? वसीय अम्लों के रूप में, मोनोग्लिसराइड के रूप में और कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। किस रूप में, किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया। क्रिया कौन सी है? विसरण द्वारा। कहाँ होता है? लसिका में होता है। जबकि ग्लूकोज का और एमिनो अम्लों का कहाँ होता है? सक्रिय अभिगमन द्वारा रुधिर केशिका में होता है या रुधिर कोशिकाओं में होता है। यहाँ पर मेन चीज पदार्थ जो होते हैं वसा, ध्यान देना, वसा अवशोषण वसीय अम्लों, मोनोग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा। अवशोषण की दो क्रियाएं होती हैं, एक तो सक्रिय अभिगमन और एक विसरण। तो सक्रिय अभिगमन द्वारा किसका होता है? प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, जो कि ग्लूकोज वगैरह ग्रुप में होते हैं, एमिनो अम्लों के रूप में होते हैं, सरल अणु के रूप में होते हैं। इसी प्रकार वसीय अम्ल सरल अणु के रूप में होते हैं, मोनोग्लिसराइड सरल अणु के रूप में होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी सरल अणु के रूप में होता है, जो विसरण द्वारा लसिका में अवशोषित किए जाते हैं। अब देखिएगा, इसमें पित्त, जो पित्त रस होता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वसाओं के साथ पित्त सूक्ष्म जटिल रचनाएं बनाता है। वसाओं के साथ पित्त सूक्ष्म जटिल रचनाएं बनाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? मिसेल, मिसेल कहते हैं। कौन सी रचनाएं बनाता है? ध्यान देना, पित्त रस जो होता है या पित्त रस जो होता है, वो वसाओं के साथ क्रिया करके एक सूक्ष्म संरचना बनाता है, जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल कायम में विलय होती हैं। ध्यान देना, प्रत्येक मिसेल 3 से 6 माइक्रोमीटर व्यास की, ध्यान देना, प्रत्येक मिसेल 3 से 6 माइक्रोमीटर व्यास की वसा एवं पित्त लवणों की गोलाकार सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिनके केंद्रीय भाग में वसा अम्ल और ये देखिए मिसेलें, केंद्रीय भाग में वसीय अम्ल पाए जाते हैं
और मोनोग्लिसराइड होते हैं जिसके चारों ओर पित्त एकत्रित हो जाता है। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ये एक मिसेल है, इसमें वसीय अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, ध्यान देना, और इसके चारों ओर ये पित्त लवण एकत्रित हो जाता है, पित्त लवण एकत्रित हो जाता है। ध्यान देना, ये पूंछ जो ये बाहर ही रह जाती है और किस में प्रवेश करती है, मात्र चिकनी अंतःप्रदेश जालिका में, और ये पूरी पूरी जो होती है ये पुच्छ भाग बाहर रह जाता है और इसमें प्रोटीन का आवरण और आ जाता है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन युक्त, ध्यान देना, जो मिसेल होती है क्या कहलाती है, काइलोमाइक्रोन। तो प्रश्न आता है काइलोमाइक्रोन किसे कहते हैं, तो आप ध्यान देना, इसमें आपको दे रखा है कि अभी क्या मतलब लाइपोप्रोटीन, लिपिड, ये लिपिड होता है, ये दोनों मिलकर अपना लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन युक्त, ध्यान देना, लाइपोप्रोटीन युक्त गोलाकार संरचना क्या कहलाती है, मिसेल कहलाती हैं। लाइपोप्रोटीन युक्त गोलाकार संरचना मिसेल कहलाती हैं। ये काइलोमाइक्रोन जो होती हैं कोशिका बहिर्लयन एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर त्याग दी जाती हैं और इनके द्वारा क्या बचता है, पदार्थ कहाँ पहुँच जाते हैं, लसिका में। इसको मैं एक बार आपको लिखा देता हूँ, देखना, इसका वर्णन करा दूंगा मैं आपको धीरे धीरे, देखिए ध्यान से बताता हूँ अभी आपको मैं। तो देखिए, हम चल रहे थे वसा अवशोषण की प्रक्रिया में। इसमें डायग्रामेटिक हमने आपको बताया था कि वसा का अवशोषण वसीय अम्लों, मोनोग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा कहाँ होता है, लसिका में होता है। ध्यान देना, तो वसा का अवशोषण वसीय अम्लों, मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल के रूप में कहाँ होता है, विसरण द्वारा लसिका में होता है। इसमें पित्त, जो पित्तरस होता है, इस अवशोषण में पित्तरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात वसाओं के साथ पित्तरस सूक्ष्म जटिल रचनाएं बनाता है जिन्हें मिसेल कहते हैं। क्या करता है कि वसाओं के साथ पित्तरस छोटी छोटी सूक्ष्म रचनाएं बनाता है, गोलाकार, छोटी छोटी गोलाकार सूक्ष्म रचनाएं बनाता है जिन्हें मिसेल कहते हैं। ध्यान देना, ये मिसेल कायम में विलय होती हैं। ध्यान देना, ये मिसेल जो कायम रूपी पचित भोजन होता है उसमें विलय हो जाती हैं। और मिसेल के केंद्रीय भाग में, इस मिसेल के केंद्रीय भाग में वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स होते हैं जिनके चारों ओर पित्त लवण एकत्रित हो जाते हैं। ये मिसेल के केंद्रीय भाग में वसीय अम्ल और मोनोसेक्राइड होते हैं जिनके चारों ओर पित्त लवण एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार जब ये मिसेल रसांकुरों के पास आती है, हमने आपको चित्र बनाया था कि उसमें एक जंतु कोशिका का चित्र है। जब ये मिसेल कहाँ आती है, रसांकुरों के पास में आती है, समीप में आती है, तो इनमें या इसमें स्थित वसा कोशिका झिल्ली द्वारा, ध्यान देना, मिसेल में जो वसा होती है केंद्रीय भाग में, कोशिका झिल्ली में विलय होने के कारण मिसेल निकलकर कोशिका में विसर्जित हो जाती है। मतलब विलय होने के कारण मिसेल से निकलकर, ध्यान देना, विलय होने के कारण मिसेल से निकलकर कोशिका में विसर्जित हो जाती है। क्या, वसा। ध्यान देना, क्योंकि कोशिका झिल्ली का अपने स्टेज पढ़ा होगा, तो कोशिका झिल्ली 3 चीज़ों की बनी होती है। ध्यान देना, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो वसा होती है, ध्यान देना, काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, तो और इसलिए वसा मिसेल से निकलकर कोशिका झिल्ली में या कोशिका में विसर्जित हो जाती है और पित्त लवण पीछे कायम में ही रह जाते हैं और पुनः मिसेल बनाते हैं। इसके बाद में कोशिका में जो वसीय अम्ल होता है, कोशिका में वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका में प्रवेश करके कहाँ पहुँच जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। तो एक किस में रूपांतरित हो जाते हैं, वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका में प्रवेश करके ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स चारों ओर से प्रोटीन आवरण द्वारा घिर जाते हैं। अब इन्हें काइलोमाइक्रोन कहते हैं। प्रश्न बनता है कि काइलोमाइक्रोन किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, ट्राइग्लिसराइड्स प्रोटीन के आवरण द्वारा घिर जाते हैं, तो इसे जो संरचना का निर्माण होता है, प्रोटीन के आवरण द्वारा घिरी हुई ट्राइग्लिसराइड्स संरचना
काइलोमाइक्रोन कहलाती है। ये काइलोमाइक्रोन बहिर्कोशिका लयन द्वारा कहाँ कोशिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, ये लसिका कोशिकाओं में चले जाते हैं और वहाँ से रुधिर प्लाज्मा में पहुँच जाते हैं, जहाँ लाइपेज एंजाइम द्वारा वसीय अम्लों का मोनोग्लाइसाइड वसीय अम्लों एवं मोनोग्लाइसाइड में बदल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार वसा का अवशोषण होता है, कहाँ होता है, लसिका में, और रुधिर के माध्यम से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये देख लीजिएगा, लाइपेज एंजाइम द्वारा वसीय अम्लों और मोनोग्लाइसाइड्स में बदल दिए जाते हैं। तो पित्त लवण, तो पित्त जो रस होता है वो वसा के अवशोषण या वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार वसाओं का क्या होता है, अवशोषण की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में आप देखिएगा, इसे बचे क्या, विटामिन, जल और खनिज लवण, ये ध्यान रखना सक्रिय या विधि द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, मतलब बिना पाचन के ये अवशोषित हो जाते हैं। तो ये चित्र मैंने आपको बना दिया था पहले, तो ध्यान देना, ये वसा अवशोषण की प्रक्रिया होती है और वसा कहाँ पहुँचती है, लसिका में। लसिका तंत्र द्वारा रुधिर के माध्यम से किसमें चेंज हो जाती है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसीय और मोनोग्लाइसाइड्स में चेंज हो जाती है। अब प्रोटीन का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, वसा का हो गया, अब बचे विटामिन, खनिज लवण और जल। ये बिना पचे ही अवशोषित हो जाते हैं, कौन सी द्वारा, सक्रिय अभिगमन द्वारा, सक्रिय अभिगमन द्वारा। तो ध्यान देना, अब दो चीज़ें बची, कौन कौन सी बची, विटामिन, खनिज लवण और जल। ध्यान देना, ये सक्रिय, ध्यान देना कैसे, ये सक्रिय निष्क्रिय विधि द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। ये तीनों सक्रिय या निष्क्रिय विधि द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, मतलब सक्रिय या निष्क्रिय विधि द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। जल का अवशोषण केवल विसरण द्वारा होता है, ध्यान देना, इसमें जल को हटा लीजिए आप, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। इसमें देखो, जल का अवशोषण केवल, ये ध्यान रखना, विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा, विसरण द्वारा। क्या होता है विसरण, किसे कहते हैं, ध्यान देना। तो विसरण की परिभाषा देखिए आप, कि पदार्थों, गैस, द्रव और ठोस। तो गैस में सबसे अधिक विसरण की दर होती है, फिर द्रव में होती है, तरल में, फिर ठोस में होती है। तो पदार्थों का बिना झिल्ली के अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन विसरण कहलाता है। जैसे भरी बाल्टी होती है किसकी, पानी की, उसमें एक बूंद स्याही डाल देंगे तो वो थोड़ी देर में चारों तरफ फैल जाएगी। इत्र की शीशी रखी हुई है कोने में और थोड़ी देर में पूरी कमरे में फैल जाएगी। तो विसरण क्या होता है, तो जल का अवशोषण विसरण विधि द्वारा होता है। इसमें आगे देखो आप, वृद्धांत्र में जल और कुछ विटामिन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जो बड़ी आंत्र होती है, वृद्धांत्र में जल एवं कुछ विटामिन्स, जैसे विटामिन के, नैप्थोक्विनोन, विटामिन के का अवशोषण होता है, या कुछ विटामिन्स अवशोषित होते हैं। वेदांत में जल एवं कुछ विटामिन्स का अवशोषण होता है। तो ध्यान देना, बड़ी आंत्र में जल और कुछ विटामिन्स का अवशोषण होता है। अब ध्यान देना, तो देखिएगा सबसे अधिक मात्रा में अवशोषण कहाँ होता है, पचित भोजन का क्षुद्रांत्र में। वृद्धांत्र में केवल जल और कुछ विटामिन्स का ही होता है,
और जल का अवशोषण विसरण विधि द्वारा होता है। अब आता है इसमें टॉपिक में चौथा स्वांगीकरण। पाचन तंत्र की क्रियाविधि का चौथा टॉपिक है स्वांगीकरण। ध्यान देना। तो स्वांगीकरण किसे कहते हैं? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण छोड़ दो, एसिमिलेशन होता है। स्वांगीकरण क्या क्या परिभाषा है? ASSIMILLATION, एसिमिलेशन। ध्यान देना, स्वांगीकरण। तो क्या होता है? ये अवशोषित भोजन के बाद पोषक तत्वों का, अवशोषित भोजन के बाद पोषक तत्वों का शरीर में उपयोग होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। मतलब जब पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है, जो पोषक तत्व बनते हैं उनका शरीर में उपयोग होना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। तो आप परिभाषा देखिएगा, अवशोषित भोजन के बाद, देखो, अवशोषित भोजन के बाद पोषक तत्वों का, अवशोषित भोजन के बाद पोषक तत्वों का, पोषक तत्वों का शरीर में उपयोग, शरीर में उपयोग होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। तो ध्यान देना, भोजन के अवशोषण के पश्चात, भोजन के अवशोषण के पश्चात जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उनका शरीर में उपयोग होना, उनका शरीर में उपयोग होना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। अर्थात अवशोषित भोजन के बाद पोषक तत्वों का शरीर में उपयोग होना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। इसमें आप देखिएगा, स्वांगीकरण में इन पोषक तत्वों का कोशिका में ऊर्जा प्राप्ति हेतु क्या होता है? जो पोषक तत्व होते हैं, इन पोषक तत्वों का कोशिका में ऊर्जा प्राप्ति हेतु विघटन होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। इस क्रिया में यकृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जो यकृत जो होता है वो जैविक प्रयोगशाला कहलाती है। ध्यान रखना, सबसे शरीर का व्यस्तम अंग क्या है? यकृत। तो ध्यान देना, इन पोषक तत्वों जो शरीर में उपयोग होता है, इन पोषक तत्वों का कोशिका में क्या होता है? ऊर्जा प्राप्ति हेतु, कोशिका में ऊर्जा प्राप्ति हेतु, मतलब ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊर्जा प्राप्ति हेतु विघटन होता है, अपघटन या विघटन होता है, जिससे विघटन होता है और ऊर्जा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित, एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। इस क्रिया में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यकृत। इस क्रिया में यकृत, लिवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान देना। तो देखिएगा, हमने आपको बताया था कि स्वांगीकरण क्या है? अवशोषित भोजन के पश्चात जब भोजन का अवशोषण हो जाता है तो पोषक तत्वों जो होते हैं, जो प्राप्त होते हैं शरीर को, उनका शरीर में उपयोग होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। अब ध्यान देना, इन पोषक तत्वों का कोशिका में ऊर्जा प्राप्ति हेतु क्या होता है?
उपयोग होता है या विघटन होता है। और इनके विघटन के फलस्वरूप क्या बनती है? ऊर्जा, जो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। इस क्रिया में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप देखिएगा कैसे, तो कौन कौन से तत्वों से ऊर्जा प्राप्त होती है। जो पोषक तत्व हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें आप देखिएगा जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज सरल पोषक तत्व। ग्लूकोज के द्वारा, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, ध्यान देना, विघटन होता है तो। वसीय अम्ल के द्वारा भी क्या प्राप्त होता है? वसाम्ल। वसीय अम्ल के द्वारा क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। और आप देखिएगा एमिनो अम्ल था, एमिनो अम्ल, इसके द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर की मरम्मत या वृद्धि के लिए काम आती है। क्या काम आती है? शरीर की वृद्धि के लिए उपयोग की जाती है। अब आता है आपको खनिज लवण, खनिज लवण, ध्यान देना, और जल, खनिज लवण और जल। तो इनके द्वारा भी क्या प्राप्त होती है? शरीर की प्रतिक्रियाओं के लिए, तथा ये क्या होते हैं, क्या उपयोग है इनका? शरीर की उपापचयी क्रियाओं, उपापचयी क्रियाओं, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए और शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अब ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट किस्म हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट था भोजन में ग्लूकोज में रूपांतरित, सरल अणु क्या बन गया? ग्लूकोज। वसा वसीय अम्लों में रूपांतरित हो जाती है, प्रोटीन एमिनो अम्लों में। तो तीनों के लिए क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो प्रोटीन जो एमिनो अम्ल में चेंज होते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब बचे खनिज लवण और जल, ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, खनिज लवण और जल, और शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं। अब बचे विटामिन। तो विटामिन, ध्यान देना, यदि भोजन में विटामिन की कमी हो जाए, इसके अंदर आएगा अगला टॉपिक जो होगा उसमें कुपोषण। तो विटामिन शरीर के पोषण का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ध्यान देना। यदि इनकी कमी हो जाए तो इनकी कमी से व्यक्ति में रोग हो जाते हैं, शरीर दुबला पतला, वृद्धि विकास कम हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनकी कमी से, विटामिन की कमी से, तो विटामिन भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, शरीर की मरम्मत के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, टूट फूट के लिए। तो ध्यान देना, ये जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, सरल पदार्थ, भोजन के अपघटन के पश्चात जटिल भोजन का जो अपघटन होता है, सरल पदार्थ प्राप्त होते हैं और इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसीलिए हम भोजन करते हैं। क्यों करते हैं? कि शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है और हमारे उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। अब आता है इसका पाचन का लास्ट पॉइंट, वैक्षेपण। ध्यान देना, सीधी सी बात है, पचित भोजन के अवसरण के पश्चात भोजन का अपचित शेष भाग वृद्धांत्र में आता है, जिसमें अनेक जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होते हैं। तो पांचों जो पॉइंट है, यह आ जाता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, तो ये क्या है? ध्यान रखना, बहिक्षेपण कि भोजन का अपचित शेष भाग कहाँ आता है? वृद्धांत्र में। भोजन का अपचित शेष भाग वृद्धांत्र में आता है, जिसमें अनेक जीवाणु होते हैं, जिसमें अनेक जीवाणु
होते हैं जो सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। ध्यान देना, अपचित भोजन, जो अपचित भोजन से वेदांत क्या करेगी, जल एवं जो विटामिन वगैरह इनका अवशोषण कर लेगी, अर्थात मल का निर्माण करती है। तो मल का इसका मुख्य कार्य क्या है वेदांत का, कहने का मतलब यह है भोजन का अपचित शेष भाग वेदांत में आता है, जिसमें से अनेक जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं, और जो वृहदांत होती है वृहदांत्र, ध्यान देना कॉलन, ये क्या करती है, ध्यान देना, वृहदांत्र का मुख्य कार्य है, वृहदांत्र का जो मुख्य कार्य जो होता है वो होता है जल अवशोषण में मल बनाना, जल अवशोषण एवं मल बनाना, ये मुख्य कार्य है इसका, बस जल अवशोषण एवं मल बनाना है। तो ध्यान देना, वेदांत्र में जल का अधिकांश अवशोषण होता है, वेदांत्र में जल का अधिकांश अवशोषण होता है, इसके साथ साथ खनिज पोषक भी अवशोषित हो जाते हैं। ध्यान देना, जल खनिज पोषक भी वेदांत्र द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, और इनके पश्चात मल क्या ठोस हो जाता है, अर्धठोस, जिसमें क्या होती हैं श्लेष्मा, मृत उपकला और मृत जीवाणु, पित्तमणक आदि मिलकर मल बनाते हैं। तो मल में क्या होता है, अपचित पदार्थ, श्लेष्मा, पित्तमणक, पित्तलवण, पित्तमणक आदि होते हैं, जिसको 24 घंटे में 1 या 2 बार मल द्वारा या गुदा द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है भाई, क्षेपण कहलाती है। तो आपका ये पाचन तंत्र क्रियाविधि पूर्ण हुई। इसके बाद आपको पाचन तंत्र संबंधित या कुपोषण संबंधित जो आपके रोग हैं, जैसे क्वाशियोरकोर और मेरास्मस, इनके बारे में कल बताया जाएगा। ये पाठ पूरा हो जाएगा आपका। धन्यवाद, आपको अगले टॉपिक में देखेंगे।